व्हाट इज प्रेगनेंसी? प्रेगनेंसी है कि यू आर गिविंग बर्थ टू अ बेबी। और ये चीज सिर्फ मदर के लिए ही इम्पोर्टेंट नहीं है। ऐसा मिथ है कि जो करना है वो वाइफ करेगी। मैम मेरी प्रेगनेंसी नॉर्मल तो है। कुछ लोग क्या होता है कि इवन फैमिली डोंट अंडरस्टैंड। वो लोग बोलते हैं ये क्या पूरे दिन इतना हाइपर एंशियस रहती है, फिगर कॉन्शियस एक्चुअली में बोल सकते हैं कि मैम मेरा वजन बढ़ जाएगा मैं इतना खाऊंगी तो करके। तो इसके संदर्भ में आपकी क्या राय और ऐसी क्या मैंडेटरी चीजें हैं जो हम कंसीव करने के पहले भी ध्यान रखें गर्भ संस्कार में और उसके बाद भी इस चीजों को हम कंटिन्यू करें? राइट। तो ये थिंकिंग पे ऐसा जरूरी भी नहीं है कि मैं ऐसा कर रही हूँ तो मेरा बच्चा ऐसा आया क्यों नहीं। पेन होगा तो क्या हुआ, इतनी सारी लड़कियां पेन सहन तो कर रही है ना, मैं अकेली ही अलग थोड़ी हूँ। इट इज वेरी सैड टू से, बट हम लोग देखते हैं बिकॉज ऑफ द जेंडर प्रेफरेंसेस कि मुझे तो लड़की चाहिए नहीं थी, लड़का चाहिए था और लड़की आ गई। हेलो फ्रेंड्स, मदरहुड जर्नी विद शोभा के पहले एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं आज ये जर्नी उनके साथ शुरू करने जा रही हूँ जिनके केयर और गाइडेंस में मेरी मदरहुड जर्नी की शुरुआत हुई। तो आज इस एपिसोड में हम बात करेंगे डॉक्टर नियति पटेल दानी से। वेलकम मैम। थैंक यू। तो मैम आज मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि प्री कंसेप्शन हेल्थ बेबी प्लानिंग के समय कितना महत्व रखती है, और जो लोग फर्स्ट टाइम पेरेंट्स बनने जा रहे हैं उनके लिए ये टॉपिक पर आप क्या सजेशंस देना चाहेंगे? सी प्री कंसेप्शन प्लानिंग एक्चुअली व्हाट इज दैट? तो उसका मतलब है कि जब आप प्रेगनेंसी को प्लान करने वाले हो उससे पहले आपको क्या क्या चीज़ की ध्यान रखनी चाहिए, आपको क्या लाइफस्टाइल में चेंजेस लाने चाहिए, क्या खाने पीने में चेंजेस लाने चाहिए, वो सब होता है। अभी जैसे इंडिया प्रोग्रेस हो रहा है वैसे इवन नाउ जनरेशन इज गेटिंग प्रोग्रेस। तो वो लोग भी इस टॉपिक पे सोचते हैं कि अब मुझे प्लान करना है। तो बहुत पेशेंट्स ऐसे आते हैं कि मैम मुझे क्या ध्यान रखना चाहिए करके। एक्चुअली में ये क्वेश्चन पूछते हैं वो बहुत अच्छी बात है, वो एक्चुअली में होना ही चाहिए बिकॉज फॉरेन कंट्रीज में तो लोग प्री कंसेप्शन मेडिसिन खुद से ओवर द काउंटर्स लेते होते हैं, जबकि यहाँ पे इतना अवेयरनेस पहले नहीं था जो अभी स्टार्ट हो गया है। सो व्हाट इज प्रेगनेंसी? प्रेगनेंसी है कि यू आर गिविंग बर्थ टू अ बेबी। एक पूरा बच्चा, एक पूरा शिशु आपकी बॉडी में जन्म लेगा और फिर वो आपकी बॉडी से बाहर होके डिटैच होके आउटर वर्ल्ड में जाएगा। सो अगर बॉडी को एक ऐसा डेवलप करना है बच्चे को, तो बॉडी को भी एक फिजिकली मेंटली स्वस्थ रहना पड़ता है, राइट? सो हम लोग जैसे कि देखेंगे तो अभी जैसे यहाँ गुजरात में तो ऐसे कि बहुत सारे लोग वेजिटेरियंस होते हैं, दे डोंट ईट नॉनवेज फूड। और आपको जैसे पता है कि प्रोटीन्स, विटामिन ये नॉनवेज फूड्स में ज्यादा मिलता है हम लोगों को, इसीलिए हम लोग ये देखते हैं कि यहाँ पे बहुत लोगों को न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज होती है। अगर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी होगी तो आप सोचो कि आपकी बॉडी में ही जो चीज की कमी है वो आगे आप कैसे पास ऑन करोगे बच्चे को, राइट? सो अगर वो डेफिशिएंसी होगी तो उसके कारण बेबी के डेवलपमेंट में इश्यूज आते हैं। बेबी का ग्रोथ कभी कभी कम हो जाता है, बेबी के ब्रेन डेवलपमेंट में इश्यूज आते हैं। कभी कभी देखेंगे तो बेबीज में थोड़ी मेंटल रिटार्डेशन जैसा हम लोग देखते हैं, राइट? सो इसके लिए ये प्री कंसेप्शनल मेडिसिन आर इम्पॉर्टेंट। ये मेडिसिन में मल्टीविटामिन, फोलिक एसिड, यही सब चीज होती है जो आपको नरिशमेंट देगी। आपकी बॉडी में ये सब रिप्लेनिश हो जाएगा तो आप जब प्रेगनेंसी कंसीव करोगे तो बेबी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सो प्री कंसेप्शनली क्या क्या करना चाहिए, तो मैंने जैसे बोला कि फोलिक एसिड और ये वाली सप्लीमेंट स्टार्ट करनी चाहिए। हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करना चाहिए, सिर्फ दवाइयों से काम नहीं चलेगा। रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए, उससे आपकी बॉडी में हार्मोनल बैलेंस रहता है। तो वो हार्मोनल बैलेंस रहेगा तो उससे इवन प्रेगनेंसी कंसीव होने में भी इजी रहेगा आपको। एंड इवन थोड़ा सा मेडिटेशन और वो सब करोगे तो आपका माइंड भी थोड़ा सा काम और कंपोस्ट रहेगा। सो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। और ये चीज सिर्फ मदर के लिए ही इंपॉर्टेंट नहीं है। ऐसा मिथ है कि जो करना है वो वाइफ करेगी, मुझे क्या कुछ करने की जरूरत है। बट व्हाई? पेरेंटहुड इज 50-50%, राइट? जो ओवम मिलता है वही स्पर्म मिलके ही बच्चा बनाएंगे। सिर्फ ओवम से तो कुछ नहीं होने वाला है।
सो इवन गुड क्वालिटी ऑफ स्पर्म्स इज रिक्वायर्ड. सो इवन हस्बैंड्स को भी हेल्दी फूड खाना चाहिए. इवन ही हैज टू मेंटेन अ हेल्दी लाइफस्टाइल. सो जिसके कारण प्रेगनेंसी जब कंसीव हो तो वो हेल्दी प्रेगनेंसी कंसीव हो. राइट. सो आइडियली प्री कंसेप्शन में 3 पॉइंट्स वी नीड टू टेक केयर ऑफ. एक तो सप्लीमेंट्स, एक रेगुलर एक्सरसाइज एंड एक डाइटरी हैबिट्स चेंज करनी रहती है. ओके जैसे ये तो हमने बात की डाइट की और किस तरह से आपके इसी बातों में स्ट्रेस मैनेजमेंट की भी बात आती है. तो थोड़ा सा हम स्ट्रेस मैनेजमेंट के भी बारे में जानेंगे, बिकॉज ये चीज तब आती है जब हमने कंसीव कर लिया है. लेकिन जब स्कैन्स आते हैं, रिपोर्ट्स आते हैं, नॉर्मल होता है, बट स्टिल कभी ना कभी ऐसा रहता है, एंजाइटी रहती है. डॉक्टर 100% श्योर है लेकिन स्टिल एक रहेगा. कभी कभी डॉक्टर की साइड से भी ऐसा रहेगा, इतनी सेकंड ओपिनियन लेना है या किस तरह से. तो उस स्ट्रेस को किस तरह से मैनेजमेंट करें और कौन कौन से थर्ड ट्राइमेस्टर में स्कैन्स होते हैं जो ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं. हाँ, स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए हम देखें तो सबसे पहले स्ट्रेस मैनेजमेंट हम लोग मेडिटेशन से कम कर सकते हैं. सो मैं प्रेगनेंसी में पेशेंट्स को एडवाइस करती हूँ. कुछ पेशेंट्स है ना बहुत एंशियस होता है कि ये तो, और उसमें फर्स्ट टाइम जब प्रेगनेंसी होती है ना उसमें हम लोग ये ज्यादा देखते हैं कि मैम मेरी प्रेगनेंसी नॉर्मल तो है. मैम कुछ पेशेंट्स तो ऐसे बोलते हैं, मैम जब तक मैं आती हूँ और आप चेकअप नहीं कर लेते तब तक मेरी हार्ट बीट बढ़ी ही रहती है. राइट. सो हाँ, ऑफ कोर्स एंजाइटी होती ही है पेशेंट्स को अगर फर्स्ट टाइम प्रेगनेंसी है तो सबसे पहले मेडिटेशन उन पेशेंट्स को मैं एडवाइस करती हूँ कि थोड़ा सा मेडिटेशन करेंगे तो वो माइंड में थोड़ा सा कामनेस लाएंगे. उसके अलावा काउंसलिंग इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. एज अ डॉक्टर आई नीड टू काउंसल माई पेशेंट्स के इट्स ओके, ये जो आपको फील हो रहा है वो भी नॉर्मल ही है. कुछ लोग क्या होता है कि इवन फैमिली डोंट अंडरस्टैंड. वो लोग बोलते हैं ये क्या पूरे दिन इतना हाइपर एंशियस रहती है. फिर मैं उनको फैमिली को भी समझाती हूँ कि आप उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखो, जो चेंजेस हो रहे हैं वो उसकी बॉडी में हो रहे हैं, उसके हार्मोन्स लेवल ऊपर नीचे हो रहे हैं, उसके कारण उसको स्ट्रेस और ये भी हो रहा है. सो इवन फैमिली हैज टू अंडरस्टैंड दैट पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द पेशेंट. इसलिए पेशेंट और रिलेटिव्स दोनों को मेरे को काउंसलिंग करना पड़ता है. तो स्ट्रेस में दूसरा पॉइंट आता है कि काउंसलिंग फ्रॉम डॉक्टर साइड. एंड द थर्ड थिंग विच कम इज इवन फैमिली सपोर्ट. जब पेशेंट को ऐसा लगेगा ना कि हाँ मेरा जो पेन है, मेरा जो स्ट्रेस है वो मेरे फैमिली वाले भी समझ रहे हैं, तो वो लोग भी उससे बातचीत करेंगे तो उससे भी स्ट्रेस काफी कम होता है. राइट. दूसरा आता है कि प्रेगनेंसी के रिलेटेड जो प्रॉपर स्ट्रेस जैसा होता है कि जब सोनोग्राफी, आपने जैसे पूछा कि मैम सोनोग्राफी 3 ट्राइमेस्टर में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट होती है, तो आइडियली फर्स्ट इज द डेटिंग स्कैन जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होता है. दैट हैपेंस अराउंड 6 वीक्स. डेटिंग स्कैन हम क्यों करते हैं? एक चीज उसमें से हमको पता चलती है कि आपकी प्रेगनेंसी कितने वीक्स की है. बिकॉज कुछ लोगों को पीरियड्स इरेगुलर होते हैं. उनके केस में ये डेटिंग स्कैन इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज एग्जैक्टली कितने वीक्स की प्रेगनेंसी है वी डोंट नो. तो जब हम वो सोनोग्राफी करेंगे तो बेबी के ग्रोथ पे से वी कैन कम टू नो कि ये इतने वीक्स की प्रेगनेंसी है. अकॉर्डिंग टू दैट वी कैन गिव हर द फुल प्लानिंग ऑफ द प्रेगनेंसी, कब उनकी डिलीवरी की डेट होगी. बिकॉज उस चीज के लिए वो लोग ज्यादा एंशियस और एक्साइटेड होते हैं कि मैम मेरी डिलीवरी की डेट कौन सी आने वाली है करके. राइट. सो एक वो डेटिंग स्कैन है, उसमें हम लोग ये ग्रोथ देखते हैं बच्चे का. दूसरा चीज हमको वो पता चलता है कि वो सिंगलटन प्रेगनेंसी है या ट्विंस है. कुछ लोगों को ये भी डाउट होता है कि मैम मुझे ट्विंस तो नहीं है ना करके. राइट. तो एक वो पता चलता है. तीसरा पता चलता है कि बेबी की कार्डियक एक्टिविटी के लिए, बिकॉज फर्स्ट 3 मंथ्स में एबॉर्शन के रिस्क ज्यादा होते हैं. तो ये स्कैन में हम लोगों को इवन बच्चे की हार्ट बीट के ही पता चलता है. हार्ट बीट अगर बच्चे के कम हो तो हमको कुछ सप्लीमेंट्स देने की जरूरत है, कुछ इंजेक्टेबल चालू करने की जरूरत है कि नहीं, वो सब पता चलता है. राइट. सो दिस इज द डेटिंग स्कैन जो मैंडेटरी होता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में. देन टुवर्ड्स द एंड ऑफ द फर्स्ट ट्राइमेस्टर एक एंटी स्कैन आता है, दैट इज नकल ट्रांसल्यूसेंसी स्कैन. वो स्कैन में हम लोग ये स्कैन करते हैं जेनेटिक स्टडी के लिए बच्चे के. जैसे आप लोगों ने देखे होंगे कि डाउन सिंड्रोम वाले बच्चे होते हैं, अभी तो तब भी आपने देखा होगा कि अब इतने नहीं होते हैं. पहले बहुत ऐसे बच्चे होते थे बिकॉज उस टाइम पे ये सारे स्कैन्स नहीं होते थे. तो ये जो एंटी स्कैन है उसमें बेबी का हम लोग नेजल बोन चेक करते हैं, इवन यहाँ की नकल ट्रांसल्यूसेंसी का मेजरमेंट लेते हैं, स्पाइन बच्चे की देखते हैं. कुछ कुछ चीजें जो स्पेसिफिकली वो होती है उस टाइम पे वो हम लोग देखते हैं. तो वो स्कैन के साथ साथ वी गो फॉर द ब्लड रिपोर्ट्स वो जेनेटिक स्टडी के लिए. राइट. तो उसमें 2 टाइप के ब्लड रिपोर्ट्स होते हैं, एक होता है डबल मार्कर, एक होता है NIPT. सो इन दोनों में से कोई भी रिपोर्ट हम करवा सकते हैं.
अगर स्कैन में हम लोगों को ऐसा सच कुछ स्पेसिफिक नहीं लग रहा है रिस्क जैसा, तो यू कैन गो फॉर डबल मार्कर ऑल्सो। अब ये दोनों टेस्ट में क्या डिफरेंस है, कौन सा टेस्ट करने चाहिए, वो मैं समझाऊंगी तो फिर लॉन्ग टाइम लग जाएगा इस चीज के लिए। तो हम लोग ये मैं बेसिक आपको समझा देती हूँ कि उसके साथ हम लोग ये करवाते हैं। फिर हम लोग प्रेगनेंसी में जो ब्लड रिपोर्ट्स होते हैं, जैसे कि हीमोग्लोबिन, थायराइड, शुगर लेवल, ब्लड ग्रुप, क्रिएटिनिन लेवल, ये बेसिक जो रिपोर्ट्स होते हैं वो हम लोग करवाते हैं, क्योंकि कभी कभी प्रेगनेंसी में वी सी के थायराइड आता है पेशेंट्स को। तो ये रिपोर्ट्स हम लोग ये अर्ली स्टेज पे करवाएंगे, तो उसको हम लोग मैनेज कर पाएंगे और बच्चे और मदर दोनों को कोई इश्यूज नहीं होंगे, राइट। सो दिस इज द फर्स्ट ट्राइमेस्टर। सेकेंड ट्राइमेस्टर जो होता है उसमें जो इंपॉर्टेंट स्कैन है वो होता है एनोमली स्कैन, जो हम लोग अराउंड 2 फेजेस में हो सकता है। अर्ली एनोमली स्कैन हो सकता है जो अराउंड 18 to 20 वीक्स में होता है, एंड दूसरा होता है कि लेट एनोमली स्कैन जो 22 to 24 वीक्स में होता है, राइट। सो ये स्कैन्स हम लोग करवाते हैं, उसमें बेबी के सारे ऑर्गन्स हम लोग चेक करते होते हैं मोस्टली। अब उसमें कुछ पेशेंट्स ऐसा पूछते कि मैम ये 3D 4D स्कैन एनोमली स्कैन हो गया तो इसका मतलब मेरे बच्चे में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा ना करके। बट सी, हर एक चीज की एक लिमिटेशन होती है। ये स्कैन में हम लोग स्ट्रक्चरल चीजें देख सकते हैं बट फंक्शनली वी डोंट नो। स्कैन में वी कैन सी कि बेबी की आईज और लेंस है कि नहीं, बट वी कैन टेल कि वो देख सकेगा कि नहीं बच्चा। वी कैन सी ईयर है कि नहीं, वी कैन नॉट टेल कि वो सुन सकेगा कि नहीं, राइट। सो हाँ, कुछ कुछ चीजें, मेजर पार्ट ऑफ जो चीज होती है वो स्कैन में पता चल जाती है, जो लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती है वो चीज हम लोग ये स्कैन पे डिटेक्ट कर लेते हैं। कुछ कुछ टाइम पे ये स्कैन में कुछ हमको डाउट लगता है तो हम लोग सेकेंड ओपिनियन के लिए भी बताते हैं कि अगर जरूरत लगे तो एक बार एक सेकेंड ओपिनियन हम ले लेते हैं, ताकि कुछ भी 1% का रिस्क ना रहे करके, राइट। सो वो स्कैन होता है जो एनोमली स्कैन। सेकेंड ट्राइमेस्टर में मोस्टली एनोमली स्कैन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्कैन, राइट। और उसके बाद आता है एक जो हम लोग रिपोर्ट करवाते हैं जिसको GTT बोलते हैं, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। वो हम लोग क्यों करवाते हैं, प्रेगनेंसी में डायबिटीज आने की भी चांसेस रहते हैं। और वो क्या होता है कि कभी कभी पेशेंट्स को इतने सिम्टम्स नहीं होते हैं, फिर हम लोगों को जब पता चलता है पेशेंट को कुछ सिम्टम हुआ, बच्चे को कुछ हार्म हुआ, फिर हम लोग रिट्रोस्पेक्टिव वो जब रिपोर्ट करवाते हैं तो हमको पता चलता है कि अरे पेशेंट को तो डायबिटीज था जिसके कारण ये सब हो गया। डायबिटीज कैन इवन कॉज एनोमलीज इन द बेबी, राइट। तो ये स्कैन अगर पहले ही हम लोग करवा ले तो इससे बेनिफिट रहेगा पेशेंट को भी। ऐसा जरूरी नहीं है कि ये रिपोर्ट अगर एबनॉर्मल आया तो पेशेंट को डायबिटीज है ही। ये रिपोर्ट ये डिपेक्ट करता है कि देयर आर चांसेस कि प्रेगनेंसी में डायबिटीज आ सकता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि रिपोर्ट डिरेंज्ड हो पर प्रेगनेंसी में अभी डायबिटीज ना भी हो पेशेंट को, राइट। बट ये क्या है कि इट इज जस्ट लाइक अ टिकटॉक कि हाँ, यू हैव टू कीप इन माइंड कि ऐसा हो सकता है। तो इवन आप डाइट में भी ऐसा ट्राई करो कि थोड़ा सा शुगर इनटेक वाला जो एक्सेस लेते हो वो सब थोड़ा सा कट डाउन करो और ये करो, राइट। दूसरा, हम लोग ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग एवरी टाइम पेशेंट जब विजिट पे आता है तो वो करते हैं, बिकॉज प्रेगनेंसी में जैसे मैंने बोला हाइपरटेंशन भी हो सकता है, तो उसके लिए वो मॉनिटरिंग इंपॉर्टेंट होती है। तो ये हुआ स्कैन और ब्लड टेस्ट इन सेकेंड ट्राइमेस्टर। और जो थर्ड ट्राइमेस्टर होता है उसमें हम लोग ग्रोथ स्कैन देखते हैं और दूसरा डॉपलर स्टडी हम लोग देखते हैं। ग्रोथ स्कैन में हम लोग ये देखते हैं कि बच्चे का ग्रोथ कैसा हो रहा है, बिकॉज आजकल हम लोगों के पास पेशेंट्स जो आते हैं उसमें काफी सारी मदर्स ऐसा होती है जो बहुत हेल्थ कॉन्शियस, मतलब फिगर कॉन्शियस एक्चुअली में बोल सकते हैं कि मैम मेरा वजन बढ़ जाएगा मैं इतना खाऊंगी तो करके। फिर मुझे उनको समझाना पड़ता है कि वजन तो बच्चे के आने के बाद भी कम हो सकता है, बट अगर बच्चे को न्यूट्रिशन नहीं मिला और उसका ग्रोथ कम हुआ तो फिर आप क्या करोगे करके, राइट। सो कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं, कुछ पेशेंट्स खाने के लिए फंसी होते हैं कि मुझे तो ये नहीं भाता, मैं तो ये नहीं खाऊंगी, मुझे ये नहीं खाना है, भले ये न्यूट्रिशन पॉइंट ऑफ व्यू बहुत अच्छा होता है। तो ये सब चीजों के कारण हम लोग देखते हैं कि पेशेंट को स्टार्टिंग में क्या लगता है मैं नहीं खा रही हूँ तब भी बच्चे का वजन तो बढ़ ही रहा है ना, तो इट्स ओके चलेगा। बट क्या होता है कि खाना जैसे हम लोग आज खाएंगे तो कल के कल तो बॉडी में दिखेगा नहीं, इट टेक्स एटलीस्ट 2 to 3 months, राइट। तो वैसा ही होता है कि अर्ली स्टेजेस में आपने नहीं खाया होगा तो वो थर्ड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में बच्चे का ग्रोथ पीछे होता जाएगा,
तब वो ग्रोथ हमको कम दिखेगा। फिर पेशेंट करेंगे कि मैम अब मैं क्या करूँ, अब कुछ मुझे बोलो कि मैं करूँ और मेरे बच्चे का ग्रोथ एकदम नॉर्मल हो जाए, जिसके लिए एक्चुअली दे आर लेट। फिर हम लोगों को फिर मेडिसिनल पॉइंट ऑफ व्यू या फिर वो मेडिसिन देते हैं, खाने पीने का वो चेंज करते हैं, बट तब भी ये सप्लीमेंट से भी इतना एंड ऑफ द प्रेगनेंसी में फिर इतना फर्क नहीं पड़ता है। तो एक वो ग्रोथ स्कैन इंपॉर्टेंट होता है लास्ट ट्राइमेस्टर में, और उसके साथ ही ये डॉपलर स्कैन होता है। डॉपलर स्कैन में हमको क्या पता चलता है कि बच्चे को जो ब्लड सर्कुलेशन जा रहा है अलग अलग फॉर्म से जाता होता है। हम लोग यूट्राइन आर्टरी डॉपलर देखते हैं, अम्बिलिकल आर्टरी डॉपलर देखते हैं, डक्टस विनोसिस देखते हैं, मिडल सेरिब्रल आर्टरी डॉपलर देखते हैं, वो सब हम लोग स्कैन्स में देखते हैं। तो हमको पता चलता है कि बच्चे में और कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगा, अगर ब्लड सर्कुलेशन कम होगा कि नहीं, तो वो होता है। ओके सो जैसे कि हम अधिकतर हमने देखा है अभी गर्भ संस्कार के बारे में बहुत ज्यादा लोग बात कर रहे हैं, और इस चीज को मैंने देखा है इवन मेरे सर्कल में भी मैंने नोटिस किया बहुत सारे लोग इस चीज को फॉलो भी कर रहे हैं। तो इसके संदर्भ में आपकी क्या राय है, और ऐसी क्या मैंडेटरी चीजें हैं जो हम कंसीव करने के पहले भी ध्यान रखें गर्भ संस्कार में, और उसके बाद भी इस चीजों को हम कंटिन्यू करें? राइट, गर्भ संस्कार ये वर्ड खुद ही बताता है कि व्हाट इज दैट। गर्भ संस्कार मतलब जब बच्चा आपके गर्भ में है तब आप उसको जो संस्कार देते हो वो होता है गर्भ संस्कार। अभी आप जैसा हम लोगों ने बोला था कि अभिमन्यु अपनी मदर के वूम से ही चक्रव्यूह सीख कर आया था करके, राइट। तो यही हम लोग गर्भ संस्कार के क्लासेस में समझाते हैं कि आपको कैसा क्या खाना पीना चाहिए, क्या एक्टिविटीज करनी चाहिए, क्या आपका माइंड में थिंकिंग होना चाहिए, कैसा ऑरा आपको क्रिएट करना चाहिए कि जिसके कारण हेल्दी प्रेगनेंसी रहे, बच्चे को प्रॉपरली नरिश हो पाए और बच्चा आपका स्मार्ट हो। एक्चुअली सबको ऐसा ही चाहिए, मेरा बच्चा स्मार्ट होना चाहिए। दिस इज अ कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड, तो मुझे चाहिए कि मेरा बच्चा इंटेलिजेंट हो, स्मार्ट हो। कोई ऐसा सोचता है कि नहीं मेरा बच्चा मुझे स्मार्ट नहीं चाहिए करके, सबको स्मार्ट चाहिए होता है, सबको रेस में फर्स्ट आना है, राइट। तो गर्भ संस्कार में हम लोग ऐसा समझाते हैं कि जैसा आप सोचते हो वैसा बच्चे को होगा, क्योंकि वो आपकी बॉडी में आपके माइंड में भी कनेक्टेड है, राइट। तो जैसे आप सोचोगे कि पॉजिटिव थिंकिंग करोगे सब चीजों के लिए कि नहीं मेरी प्रेगनेंसी अच्छी है, मुझे प्रेगनेंसी में सब पॉजिटिव जा रहा है, सब कुछ अच्छा है, तो इवन बच्चे में वो पॉजिटिव थॉट्स जाते हैं। जो पेशेंट्स मैंने देखा है कि बहुत नेगेटिव थिंकिंग करते हैं ना कि ये तो नहीं होगा, मेरे को ये प्रॉब्लम है, मुझे ये होगा, तो इवन दैट पास ऑन टू द बेबी ऑल्सो। हाँ, दूसरा हम ये बोलते हैं कि जो आप प्रेगनेंसी में चीजें ज्यादा करते हो ना वो बच्चे पे भी इम्पैक्ट आती है। फॉर एग्जाम्पल लॉजिकल थिंकिंग, जैसे आप अगर प्रेगनेंसी में सुडोकू सॉल्व कर रहे हो या कैलकुलेशंस कर रहे हो या अकाउंट्स और वो उसमें ज्यादा आप हो, तो आप देखोगे कि आपके बच्चे में मैथ्स कैलकुलेटिव पावर ज्यादा अच्छा होता है। जो पेशेंट्स हम लोग देखते हैं कि आर्टिस्टिक ज्यादा होते हैं, तो उनके बच्चों में हम लोग देखते हैं कि उनमें वो आर्टिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू उनका थोड़ा सा ये ज्यादा होता है करके। तो ये थिंकिंग पे ऐसा जरूरी भी नहीं है कि मैं ऐसा कर रही हूँ तो मेरा बच्चा ऐसा आया क्यों नहीं, बट देयर आर चांसेस कि आप जैसे करोगे वैसे बच्चे का आएगा। इसलिए हम लोग गर्भ संस्कार में ये भी बोलते हैं कि आपको एवरी डे एटलीस्ट 5 to 10 मिनट्स अपने टमी पे हाथ रख के यू हैव टू टॉक टू योर बेबी, क्योंकि वो सब सुन सकता है बच्चा जो अंदर होता है। और इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि प्रेगनेंसी में स्ट्रेस नहीं लेना है, पॉजिटिव ऑरा रखना है, क्योंकि क्या है स्ट्रेस होगा, नेगेटिव थॉट्स होंगे, घर में झगड़े वगड़े ये सब चल रहा होगा, तो ये सारा चीजें बच्चे में भी अंदर जाती है, राइट। सो गर्भ संस्कार के लिए हम लोग ये बोलते हैं कि हेल्दी लाइफस्टाइल आपको मेंटेन करनी चाहिए, मेडिटेशन और वो करना चाहिए जिससे काम होंगे, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस थोड़ी करनी चाहिए जिससे मसल्स और वो थोड़े से रिलैक्स होंगे, तो उसके कारण आपको भी बॉडी लाइट फील होगी जो आगे जाके आपको डिलीवरी में भी हेल्प करेगी, राइट। एंड थिंकिंग करना चाहिए ऐसा पॉजिटिव। तो मेरा सेकंड क्वेश्चन ये है कि चाइल्ड बर्थ के लिए जैसे शारीरिक और मानसिक रूप से किस तरह से स्ट्रांग रहना चाहिए, और इसी के साथ साथ आजकल सी सेक्शन एंड नॉर्मल डिलीवरी को लेकर भी बहुत सारे लोगों में कंफ्यूजन रहते हैं, बहुत लोगों के प्रेफरेंस भी अलग अलग रहते हैं। तो इसमें आप क्या आपका क्या सजेशन है? अब जैसे फर्स्ट आपका क्वेश्चन है कि फिजिकली एंड मेंटली कैसे रेडी करना है, राइट।
तो पहले तो पेशेंट को सबसे पहले जब प्रेगनेंसी कंसीव होती है ना, तो दे आर वेरी हैप्पी। यस टुवर्ड्स जैसे प्रेगनेंसी एंड पे जाती है ना, तब दे स्टार्ट वरिंग के यस डिलीवरी में क्या होगा कैसे करके। होगा। डिलीवरी का पेन, मुझे तो मैम मेरे फ्रेंड्स ने मेरे घर पे ऐसे बोला है कि बहुत पेन होगा, तुम ये कर पाओगी, तुम नहीं कर पाओगी, ऐसा होता है, राइट। सो हाँ, मेंटली हम लोगों को उस चीज के लिए रेडी रहना पड़ता है कि डिलीवरी, अगर यू आर गोइंग फॉर अ नॉर्मल डिलीवरी, तो पेन आपको टॉलरेट करना ही पड़ेगा। राइट। और हम ऐसा बोलते हैं कि जो डिलीवरी का पेन होता है, उससे ज्यादा पेन भगवान ने दुनिया में बनाया ही नहीं है करके। वाई? क्योंकि इसका भी एक इम्पोर्टेंस है। आप पूरी नई जिंदगी को जन्म देने वाले हो, तो आपको एक पेन से पास ऑन हो के वो आप वो जिंदगी को जन्म दे रहे हो, राइट। सो जैसे बोलते हैं ना, नो पेन नो गेन, नो गेन, यस। वैसे। तो और ऐसा हम लोग बोलते हैं कि सिर्फ जब डिलीवरी होती है ना, तो बच्चे का जन्म नहीं होता है, मदर का भी नया जन्म होता है। बिकॉज प्रेगनेंसी में मदर में भी काफी फिजिकल चेंजेस आते हैं, मेंटल चेंजेस आते हैं, राइट। सो फिजिकली एंड मेंटली यू नीड टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। मेंटली यू नीड टू बी स्ट्रांग कि ये करना ही है, और ये मेरे बच्चे के लिए और मेरे लिए अच्छी बात है करके। पेन होगा तो क्या हुआ, इतनी सारी लड़कियां पेन सहन तो कर रही है ना, मैं अकेली ही अलग थोड़ी हूं। तो अगर इफ यू आर डिटरमिन्ड ना कि मैं कर ही लूंगी करके, तो इतना नहीं होता है। क्योंकि मैंने कई पेशेंट्स ऐसे देखे हैं जो पहले मतलब एक इंजेक्शन से भी इतना डरते होते हैं। और लेबर पेन तो वो जो कभी कभी लेते हैं ना, चू ना चा, मुंह से आवाज तक नहीं निकलती है। पर वो क्या है कि वो मेंटली इतने स्ट्रांग हो गए हैं कि कुछ भी होगा, पेन लूंगी, फिर क्या है, दिस इज मैटर ऑफ फ्यू आवर्स, उसके बाद वो पेन चला जाएगा। और उसके बाद की जो हैप्पीनेस मिलने वाली है, वो देख के कुछ लोग स्ट्रांग हो जाते हैं। तो मेंटली यू नीड टू बी प्रिपेयर्ड उस वैसे। फिजिकली एक्सरसाइजेस करने होते हैं, जो पेल्विक फ्लोर के मसल्स होते हैं उनको वो लोग रिलैक्स थोड़ा सा कर पाए। बिकॉज बच्चे को पेल्विस में से घुस के निकलना है बाहर। जैसे इसमें आई कैन एक्सप्लेन, ये जो आपका यूट्रस है, इसके बाहर पेल्विस बोन होता है, राइट। तो बच्चे को यूट्रस में से जब यहाँ निकलना होता है, तो वो पेल्विस बोन के अंदर जाके फिर नीचे से निकलना होता है। तो इसके लिए पेल्विक बोन के साथ साथ पेल्विक मसल्स होते हैं। अगर मसल्स बहुत टाइट होंगे तो वो बच्चे का सिर अंदर घुस नहीं सकता है, कभी कभी घुस गया तो नीचे से निकल नहीं पाता है। तो उसके लिए एक्सरसाइजेस होती हैं जो प्रेगनेंसी में हम लोग एडवाइस करते हैं। ऑफ कोर्स मैं ऐसा सजेस्ट करूंगी कि ये एक्सरसाइज आप किसी के सुपरविजन या गाइडेंस में ही करें, क्योंकि अगर प्रॉपरली आप वो एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो इट माइट हार्म यू। तो वो एक्सरसाइजेस करनी है, प्राणायाम करना है, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करनी है। बिकॉज जब डिलीवरी का पेन लेना होता है तो यू नीड टू होल्ड योर ब्रेथ एंड यू नीड टू पुश, तो वो करना होता है, राइट। दूसरी बात आई कि नॉर्मल डिलीवरी और सिजेरियन में क्या डिफरेंस होता है, क्या करना चाहिए। अगर ये हो तो इट्स ओके। पहले हम लोग जैसे देखते थे ना कि सिजेरियन में मिडलाइन इंसिजन या अम्बिलिकस से नीचे का सीधा इंसिजन देते थे। उसके कारण क्या होता था कि जो मसल्स होते थे ना, वो सेपरेट हो जाते थे। और पहले के जो हमारे सूचर्स, जो सुई धागा, जो लेमन लैंग्वेज में बोलते हैं, कि जिससे हम लोग फिर स्टिचेस लेते थे, उसकी क्वालिटी भी डिफरेंट होती थी। अब हम लोग ने देखा है कि वो उसमें क्वालिटी बहुत अच्छी आ गई है, जिसका हीलिंग बहुत अच्छा होता है। हमारी टेक्निक सिजेरियन की काफ़ी चेंज हो गई है। हम लोग लो लाइन इंसिजन लेते हैं, जिसके कारण यू कैन नॉट फाइंड आउट ओनली कि इसका सिजेरियन हुआ है कि नहीं, राइट। तो सिजेरियन कुछ केसेस में जब इंडिकेटेड होता है तो करना भी पड़ता है। हम लोग मोड ऑफ डिलीवरी क्या है उससे ज्यादा हम लोग देते हैं वेट कि आउटकम ऑफ डिलीवरी क्या होगी। मदर और बेबी की हेल्थ हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। अभी सिजेरियन हुआ कि नॉर्मल हुआ, सबसे पहले यही पूछेंगे, कोई भी रिलेटिव को बोलेंगे ना, यही क्वेश्चन सिजेरियन हुआ कि नॉर्मल हो। अरे सिजेरियन हुआ, फिर उसके रिलेटेड काफी सारे मिथ्स है, फिर वो लोग एडवाइस, अरे सिजेरियन में तो ऐसा होता है, अरे ये होता है। सी ऐसा सच नहीं है अभी के दौर में। अभी इवन सिजेरियन भी हम लोग सेफली और पेशेंट के बेनिफिट में भी होते ही है।
जैसे मैंने समझा है कि पहले ये प्रॉब्लम था, इसके कारण सिजेरियन में नो डाउट पेशेंट्स को आराम भी ज्यादा करना पड़ता था, 1 मंथ के लिए आराम करना पड़ता था, उसके बाद भी कभी कभी प्रॉब्लम्स होते थे। बट अब ऐसा सच नहीं होता है। अगर सब कुछ नॉर्मल है, मदर इज डिटरमाइंड टू गो फॉर नॉर्मल डिलीवरी, तो ऑफ कोर्स जो नॉर्मल चीज है, नेचुरल चीज है, वो बेटर ही है। तो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर नॉर्मल डिलीवरी। पर कुछ पेशेंट्स मेरे ऐसे होते हैं कि जो सामने से ही बोलते हैं कि मैम मैं नहीं ही कर पाऊंगी, आप सिजेरियन ही कर दो, मैं पेन नहीं सहन कर पाऊंगी। कुछ पेशेंट्स ऐसे भी होते हैं जो स्टार्टिंग में बहुत डिटरमाइंड होते हैं, मैम कुछ भी हो जाए मेरी नॉर्मल ही करवाना। जैसे लेबर पेन चालू होते हैं, 2-3 पेन लिए और अब मैम मुझसे नहीं होगा करके, राइट। सो ये केसेस में हम लोग ऐसे केसेस अब जैसे जैसे दिन जा रहे हैं ना, वैसे ज्यादा देखते हैं कि डॉक्टर के साथ साथ इवन पेशेंट सामने से बोलते होते हैं कि मैम अब मुझसे नहीं होगा, आप सिजेरियन ही कर दो करके। इसके कारण सिजेरियन रेट्स आप देखोगे तो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं एज कम्पेयर टू नॉर्मल, राइट। अगर ये केस हुआ कि जब सब कुछ नॉर्मल है तो वी कैन गो फॉर अ नॉर्मल डिलीवरी। अगर हमको ऐसा लगता है कि प्रेगनेंसी में कुछ ऐसा रिस्क है जिसमें नॉर्मल डिलीवरी करने में बच्चे को नुकसान हो सके, ऐसा लगे, तो उस केसेस में हम लोग सिजेरियन एडवाइस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर बच्चे के आसपास का पानी अगर कम है, तो या तो बच्चा डिस्ट्रेस में जा रहा है, उसकी हार्ट बीट कम हो रही है, तो या तो बच्चे की जो अम्बिलिकल कॉर्ड है उसका प्लासेंटा का अटैचमेंट नीचे के साइड पे है, तो या तो मदर शॉर्ट स्टेचर है, उसका पेल्विस छोटा है, बच्चे का वजन ज्यादा है, जिसको हम लोग सीपीडी बोलते हैं, सिफेलोपेल्विक डिस्प्रोपोर्शन, कि बच्चे का सिर ही अंदर घुसे ऐसा नहीं है, तो क्या ही करेंगे, राइट। या तो फिर दूसरा एक आता है जब बच्चे का प्रेजेंटेशन ट्रांसवर्स लाई, बच्चा मतलब टेढ़ा है, बच्चा उल्टा है, ट्विन डिलीवरी, ये सब केसेस में जब रिस्क रहते हैं तो हम लोग सिजेरियन प्रिफर करते होते हैं। इवन जो इनफर्टिलिटी ट्रीटेड प्रेगनेंसीज जो होती है उसमें हम लोग सिजेरियन प्रिफर करते हैं। और इन केसेस में अगर सिजेरियन करवाना भी पड़ा तो इट्स ओके, क्योंकि जैसे कि मैंने बोला कि अब की टेक्निक इतनी अच्छी आ गई है कि आप सिजेरियन करवाओगे तब भी एज सच ये नहीं है कि तुमको ये हो जाएगा। अब क्या तो ऐसा है कि सिजेरियन के बाद 3rd डे पे जब पेशेंट घर पे जाता है तो खुद से चल के पेशेंट जाता है। 1 वीक के बाद तो पेशेंट सब कुछ एकदम नॉर्मली करता होता है। तो इतना हीलिंग उनका फास्ट होने लगा है बिकॉज ऑफ द टेक्निक एंड द सूचर्स और मेडिसिन जो हम लोग यूज करते हैं। तो जैसे मैंने बोला कि अगर कुछ सिचुएशंस में डॉक्टर आपको एडवाइस कर रहे हैं कि भाई आपके केस में ऐसा है, कॉम्प्लिकेशन है, सिजेरियन में जाना चाहिए करके, तो सोच सकते हो आप। ऐसा नहीं है कि नहीं नहीं मुझे तो नॉर्मल ही करवानी है, आपको बच्चे का भी साथ में सोचना है, क्योंकि सिजेरियन में बच्चे पे कोई भी रिस्क नहीं होता है। नॉर्मल डिलीवरी में जैसे हम लोग देखते कि मदर को पेन होता है, वैसे बच्चे को भी पेन सहन करना पड़ता है। आप जैसे सोचो कि एक बंद दीवार में बच्चा है और वो उसको कस के दबा रही है, तो बच्चे को भी डिस्ट्रेस होता है। कभी कभी इतना लेवल ऑफ डिस्ट्रेस हो जाता है कि बच्चा स्टूल पास कर देता है और फिर वो बच्चे के आसपास के पानी में वो स्टूल मिक्स हो जाता है और वही पानी बच्चा सांस लेता है, तब उसके लंग्स में जाता है। तो ये केस में बच्चे को नुकसान होगा, बच्चे को बाहर आके हम लोगों को ट्रीटमेंट देनी पड़ती है, कभी कभी एनआईसीयू में भी रखना पड़ सकता है। तो जब ऐसा रिस्की लगता है बच्चे के लिए तो फिर आप यू कैन गो फॉर सिजेरियन सेक्शन आल्सो, राइट। तो ये बात हुई कि आपने डिफरेंसेस बताए नॉर्मल के एंड सी सेक्शन, लेकिन इसके बाद जो एक इम्पॉर्टेंट चीज आती है पोस्टपार्टम डिप्रेशन। तो इसको लेकर भी बहुत सारी लेडीज हैं, बहुत सारी मेरी एज की भी जो हैं, जो पेरेंट्स बन चुके हैं या बनेंगे, जो अब डिलीवर करेंगे बेबी को, तो उनको इस चीज को लेकर बहुत वो रहता है कि कैसे मैनेजमेंट होगा, किस तरह से बेबी का ध्यान रखा जाएगा और वर्क को फिर से कैसे कंटिन्यू करेंगे। तो इस डिप्रेशन से कैसे बाहर निकल सकते हैं? सी पोस्टपार्टम डिप्रेशन होता क्या है एक्चुअली और क्यों होता है? हमारे बॉडी में जब प्रेगनेंसी होती है तो हार्मोनल लेवल होता है जो हाई लेवल पे होती है। जब डिलीवरी होती है, बच्चा बाहर निकल जाता है, तो वो हार्मोन्स में चेंजेस आते हैं बहुत, और उसके कारण पेशेंट्स सफर करते हैं पोस्टपार्टम डिप्रेशन। पोस्टपार्टम डिप्रेशन इज वेरी कॉमन।
ऐसा नहीं है कि यू हैव सम साइकेट्रिक प्रॉब्लम जिसके कारण आपको ये डिप्रेशन हो रहा है। हम लोग ऐसे ही पेशेंट्स को बोलते हैं कि इसको आप नॉर्मली ही लीजिए, कि पोस्टपार्टम डिप्रेशन आया तो मैं पागल हो गई हूँ क्या, ये मुझे डिप्रेशन कैसे आ गया है, इसको ऐसा टैबू बनाने की जरूरत नहीं है। ये नेचुरल प्रोसेस है, ये हो सकती है, राइट। और ये नेचुरली भी चली ही जाएगी, इट विल वीन ऑफ ऑन इट्स ओन। बट ये नेचुरल प्रोसेस जब हो रही है तब हम लोग पेशेंट के रिलेटिव्स को बोलते हैं कि यू नीड टू टेक एक्स्ट्रा केयर ऑफ मदर एंड बेबी। मदर को भी बेबी के लिए बहुत अटैचमेंट हो रही है, एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी। जब बच्चा उसके पेट में था, वो जब बाहर आ जाता है तो वो सिक्योरिटी एक चली जाती है कि उसको अब कुछ हो तो नहीं जाएगा, उसको ये पानी से नहलाएंगे तो ये तो चलेगा, ये सोप यूज कर सकते हैं, उसको मैं ये कराऊंगी तो ये चलेगा, फीडिंग प्रॉपर हो रहा है। सी मदर हैज टू गो थ्रू अ लॉट ऑफ थिंग्स आफ्टर डिलीवरी। उसकी बॉडी में पूरे चेंजेस आने लगते हैं, जो बेबी की मूवमेंट वो अंदर फील कर सकती थी वो सब नहीं हो पाती है। उसके बाद इवन उसके जो क्रैम्प्स आते हैं, बिकॉज यूट्रस होता है वो धीमे धीमे करके छोटा होता है, तो वो क्रैम्प्स आते हैं। उसका ये पोस्टपार्टम डिप्रेशन, उसकी थिंकिंग और ये सब होता है। उसको खाने पीने में भी फिर सब लोग ये फोर्स करते हैं, ये खाओ अच्छा है, वो खाओ अच्छा है, ये करो, ये मत करो। आसपास के लोग इतनी एडवाइस देते हैं, घी वाला मत खाना, सिजेरियन हुआ है तो चावल मत खाना, पटाखे पक जाएंगे उसमें से। ऐसा सच कुछ भी नहीं होता है। हेल्दी घर का खाना, जो कुछ भी खाना है वो खा सकते हैं वो लोग पोस्टपार्टम। फिर उनको ये होता है कि मेरा बच्चा सो नहीं रहा है, रात को जगना पड़ता है, ये सब चीजें उस पर काफी असर करती है और उसके कारण ये डिप्रेशन और ज्यादा होता है। तो अगर फैमिली मेंबर्स उसको सपोर्ट करेंगे कि भाई पूरी रात तू जगी है बेटा, अभी बच्चे को मेरे को दो, मैं संभाल लूंगी, तुम थोड़ी देर सो जाओ। या तो अगर उसको रोना आ रहा है तो आप उसके साथ बैठ के उससे थोड़ी बात करोगे, उसका मूड लाइट करोगे तो बेटर रहता है, राइट। कभी कभी पेशेंट्स को फीडिंग के लिए बहुत एंजाइटी होती है, क्योंकि उसके लिए भी फर्स्ट टाइम ये चीज है, बच्चे को भी अभी फीडिंग का सकिंग का कभी कभी नहीं फाता होता है, तो उसके कारण भी हो रहा है मेरा बच्चे को फीडिंग नहीं जा रहा है, वो बच्चा रो रहा है, मैं कैसे सब करूं, ये सब चीजें उसके दिमाग में चालू ही चालू रहती है, उसके कारण ये सब होता है। तो जब ये पोस्टपार्टम डिप्रेशन होता है तो सबसे इम्पोर्टेंट, जैसे मैंने बोला कि फैमिली सपोर्ट होता है, वो लोग बच्चे का केयर करेंगे तो ये सब चीजें कम होगी। दूसरा, डॉक्टर को काउंसलिंग करने की थोड़ी जरूरत होती है। एज सच ये ऐसा एक डिप्रेशन है कि जिसके लिए मोस्टली मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ती होती है। मीनवाइल ये हार्मोनल लेवल वापस से बैलेंस में जब आ जाएंगे तो ये खुद ही खुद ये पोस्टपार्टम डिप्रेशन चला भी जाता है। दूसरा, हम ये भी देखते हैं कि पोस्टपार्टम डिप्रेशन वर्किंग मदर्स में हम लोग थोड़ा सा ज्यादा देखते हैं। क्यों? क्योंकि वो लोग पहले पूरा टाइम उनका वर्किंग में होता था, उनका माइंड उसमें होता था। अब आफ्टर डिलीवरी उनका काम पे जाना बंद हो गया है, पूरा ध्यान बच्चे में होता है, ये सारी चीजें चल रही है, तो ये भी उसको इफेक्ट करती है। इसलिए ये केसेस में हम लोग ज्यादा देखते हैं। कुछ केसेस में हम लोग पोस्टपार्टम डिप्रेशन देखते हैं, दिस इज वेरी सैड टू से, बट हम लोग देखते हैं बिकॉज ऑफ द जेंडर प्रेफरेंसेस, कि मुझे तो लड़की चाहिए नहीं थी, लड़का चाहिए था और लड़की आ गई। सो फैमिली का भी कुछ कुछ अब तो इतना एजुकेटेड है तो इतना नहीं होता है, बट स्टिल देयर आर फ्यू फैमिलीज के जो अभी भी ये मिथ में रहती हैं, ये टैबू में है कि भाई लड़का तो चाहिए ही चाहिए करके। तो ये केसेस में भी हम लोग देखते हैं कि पेशेंट्स को पोस्टपार्टम डिप्रेशन ज्यादा होता है। ये केस में हम लोग ये देख सकते हैं कि बच्चे को हार्म करने का भी ट्राई होता है कभी कभी ये डिप्रेशन में। तो अगर हम लोगों को ऐसा लगता है कि कोई भी एक्ट से कि मदर ऐसा हार्म करने का चांसेस रख सकती है, तो फिर फैमिली मेंबर्स को थोड़ा सा ध्यान ज्यादा रखना पड़ता है। मदर के पास एटलीस्ट कोई एक हो, वो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। एंड रेस्ट ये काउंसलिंग और उससे फिर धीमे धीमे करके फिर क्या मदर को भी बच्चे के साथ अटैचमेंट जैसा हो जाता है, फिर ये सब चीजें चली जाती है। सो ये पोस्टपार्टम डिप्रेशन में एक जो इम्पोर्टेंट चीज है जो ध्यान रखने की है, वो खास फैमिली सपोर्ट इज मस्ट इन दिस केस।
थैंक यू सो मच मैम। बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैम ने ऑलरेडी कवर करी हैं, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, और ऐसे बहुत से ऐसे टॉपिक्स रहेंगे जो हम लेकर आते रहेंगे, और मैम के साथ और भी सेशंस करेंगे। और इसी तरह आप हमारे साथ बने रहिए इस एपिसोड में, और ऐसे ही मिलते हैं मदरहुड जर्नी विद शोभा के नए एपिसोड में। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू।